हेलो मोदी जी। हाँ मित्रों, मेरी नाली साफ करवा दो। फोन रख मित्रों। ट्रिंग ट्रिंग। लगता है अब की बार सिट सर का कॉल यार। हाँ मित्रों, मोदी जी मैं वापस मुन्नू, इस बार डोरेमोन की मूवी टैक्स फ्री करवा दो। अरे फोन रख मित्रों। जस्ट इमेजिन, ऐसे छोटे छोटे काम के लिए, हर चीज के लिए हम मोदी जी को फोन करने लगे तो फिर ये देश कैसे चलेगा भाई? कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी? इन सारी चीजों को समझाने के लिए मैं सिद्धार्थ शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है फेडरलिज्म। इससे पहले हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करें, एक बार सारे बच्चे थम्स अप देकर बताइए आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है दोस्तों? हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? एक बार सारे बच्चे थम्स अप देकर बताइए आपको इतना समझ में आ गया क्या? एक बार सारे बच्चे थम्स अप देकर बताइए कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया, थम्स अप आने लगे हैं। गुंजन, आयुष, अंकिता, कुसंत, खुशी, रेहान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों के थम्स अप आ गए हैं, इसका मतलब मेरा ऑडियो एवं वीडियो दोनों ही सही है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज की क्लास के अंदर हम मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म का डुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फेडरल सिस्टम कैसे बनाया जाता है, इंडिया में फेडरलिज्म कैसे फॉलो किया जाता है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, और ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, इसके लिए हम कुछ एमसीक्यूज भी आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कल हमारा प्री बोर्ड है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के एक सेशन भर मात्र से आपका चाहे प्री बोर्ड हो चाहे आपका बोर्ड हो, एक आपका या तो 4 नंबर का या तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में भी 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बता दूंगा, तो इसलिए सारे बच्चे इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले यही बता दो कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। फेडरलिज्म की डेफिनेशन ये होती है कि जब आप पावर को डिवाइड कर देते हो, when power is divided between central government and various constituent units, then it is called federalism। यानी कि एक सिंपल सी बात समझिए, जैसे कि हो सकता है आपके एक फैमिली है, उस फैमिली में पापा है, मम्मी है और 2 बच्चे हैं। अब इस फैमिली में सारी पावर, पूरे घर की पावर पापा के हाथ में है। क्या होगा, कहां छुट्टी पे जाएंगे, टीवी पे क्या चलेगा, कौन सी गाड़ी आएगी, किराना कहां से आएगा, सारी पावर पापा के पास है। तो ये एक फेडरलिज्म का एग्जांपल नहीं है। वहीं दूसरी फैमिली है, उसके अंदर भी पापा, मम्मी और 2 बच्चे हैं, लेकिन यहां पे जो पावर है वो डिवाइडेड है। यहां पावर डिवाइडेड है, थोड़ी सी पावर पापा के पास है और थोड़ी सी पावर मम्मी के पास है। तो जब किसी जगह पावर डिवाइड होती है तो इसको फेडरलिज्म कहते हैं। हमारे देश की भी बात करें तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है दोस्तों? क्योंकि इंडिया में पावर 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। एक तो सबसे ज्यादा पावर हमारे देश में होती है यूनियन गवर्नमेंट के पास, उसके बाद थोड़ी सी पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और उससे भी कम पावर होती है लोकल गवर्नमेंट के पास। तो जैसा कि आपने देखा हमने यहां पे पावर्स डिवाइड कर रखी हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। मैं आइए आपको एक एग्जांपल और देता हूं। फॉर एग्जांपल आप लोग चले जाइए आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास, यूएसए। अब अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे देश की एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, थोड़ी पावर उनके पास है। उसके बाद अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट्स की बात करें तो उनके पास टोटल 50 स्टेट्स है, और थोड़ी थोड़ी पावर हर स्टेट को दी गई है। तो क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बटी हुई है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री में आएगा। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप लोग चले जाते हैं आज ऑस्ट्रेलिया। आज आप लोग मान लीजिए डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक सरकार है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक सरकार है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट।
और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 6 स्टेट्स में बांटा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को 6 स्टेट्स में बांटा हुआ है और हर स्टेट के पास थोड़ी थोड़ी पावर है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी क्योंकि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बटी हुई है तो उसे फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री कहेंगे। तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और छोटी छोटी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी छोटी छोटी यूनिट्स में बटी होती है तो उसे फेडरलिज्म कहते हैं। इंडिया भी एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर 3 टियर ऑफ सिस्टम है। हमारे वहां 2 नहीं, हमारे वहां तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और लास्ट में लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया? एक बार सारे बच्चे थम्स अप दे दो। क्या सारे बच्चों को इतना समझ में आ गया, ये पेज समझ में आ गया कि सर क्या बताना चाह रहे थे? एक बच्चे कह रहा है कि सर रिकॉर्डेड वाले स्पैमर आ गए हैं जो हर बार रिकॉर्डेड लिखने वाले हैं, आपको उनको करना है इग्नोर। जैसे ये अमन चौहान रामनगर जो हैं ये बहुत परेशान है। इनको एक ही जिम्मेदारी दी है पीडब्ल्यू ने कि तुम जाके हर क्लास में लिखो कि ये रिकॉर्डेड है कि ये लाइव है। तो अमन पढ़ना है तो अपने को क्लास लेना है, सिर्फ चैट करने से अमन आपका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, थम्स अप आने लगे मेरे पास, बेहतरीन परफॉर्मेंस। अच्छा मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है ये बहुत कंटेंट लोडेड चैप्टर है। मैं जब ये चैप्टर पढ़ाता हूं तो बच्चा कहता है इतना डिटेल में तो हमने जिंदगी में ये चैप्टर नहीं पढ़ा। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि भाई मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपके साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली इस चैप्टर को मैं 2 क्लासेस में खत्म कराता हूं और मुझे प्रोजेक्ट 45 में इस चैप्टर को खत्म कराने के लिए 1 क्लास मिली है। तो कंटेंट बहुत सारा पढ़ाना है और समय मेरे पास कम है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। हां मैं क्लास को पेस का स्लो ही रखूंगा, लेकिन आपसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फेडरलिज्म मैंने आप लोग को बता दिया। अब आपको आपकी प्री बोर्ड और चाहे बोर्ड एग्जाम हो, पहला क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो ये आ सकता है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये क्वेश्चन या तो आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और या तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको या तो 4 मार्क्स के लिए आएगा तो 4 पॉइंट लिख के आइएगा, 5 मार्क्स के लिए आएगा तो 5 पॉइंट लिख के आइएगा। सबसे पहला क्या बात बताई गई है कि फेडरेशन जो होती है, फेडरलिज्म का पहला पॉइंट ये है कि नॉर्मल ज्यादातर जो कंट्रीज होती हैं वहां फेडरलिज्म के नाम पे कम से कम 2 लेवल्स होती हैं। यूजुअली वहां पे 2 लेवल्स होती हैं। हमने भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का केस देखा कि वो एक फेडरलिज्म है। व्हाई? बिकॉज देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? तो ज्यादातर जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उनके पास कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। भारत एक यूनिक केस है कि हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। बाकी अगर आप फेडरल बनना चाहते हो तो 2 में भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो पहला की फीचर तो यहां पे ये बताया गया है। दूसरा की फीचर यहां पे ये बताया गया है कि भाई एक सिंपल सी बात समझो, अब दोनों जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनको दोनों को एक ही लोगों के ऊपर रूल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी यूएसए के इन सिटीजन्स के लिए है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इन्हीं लोगों के लिए। ऐसे में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है कि कौन इनके लिए काम करेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैं भारत में रहता हूं सर, अच्छा वो आपने बता दिया, आपको देख के लगता तो नहीं था कि आप भारत में रहते हो, आपको देख के आप अफ्रीका वाले लगते हो, फिर तुम पर्सनल हुए। अब मैं भारत में रहता हूं तो मेरे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी मेरे लिए काम करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है आपको मौका दिया जाएगा, बिल्कुल आप अपने चांस का वेट करें। अब मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी भी मेरे लिए काम करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है आपको भी मौका दिया जाएगा, आप भी अपनी चांस का वेट करिए। अब मेरे लिए मोदी जी भी काम करना चाहते हैं और योगी जी भी काम करना चाहते हैं, तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा काम मोदी जी करेंगे, कौन सा काम योगी जी करेंगे? इसके लिए क्या कर रखा है, सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन बना रखा है। सर ये जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जुरिस्डिक्शन नहीं समझ में आया, मैं आप लोगों को बताता हूं जुरिस्डिक्शन क्या होता है। एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं।
यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे मैं आपके लिए बना रहा हूं इंडिया का मैप, ठीक है। अब इंडिया का मैप मैंने क्यों बनाया? अगर आप इंडिया में कोई भी कांड करते पाए जाते हैं, कोई भी क्राइम करते पाए जाते हैं, तो इंडिया की पुलिस आपको पकड़ सकती है, क्योंकि आप उनके इलाके में हो, आप उस इलाके में हो जहां पे इंडियन पुलिस की पावर चलती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप एक आतंकवादी हो। अब अगर आप एक आतंकवादी हो तो इंडिया की आर्मी आपको पकड़ सकती है, क्योंकि आप इंडिया के अंदर हो। अभी आप उस इलाके में हो जहां पे इंडियन आर्मी की पावर चलती है। तो अगर मान लीजिए कि आप यहां पे पकड़े जाते हैं, तो इंडियन आर्मी आपको पकड़ सकती है, क्योंकि आप अभी इंडियन आर्मी के जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हो। आप यहां पकड़े जाते हैं तो भी आप इंडियन आर्मी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, क्योंकि इंडियन आर्मी के अभी भी आप उनके जुरिस्डिक्शन में आते हो। आप इंडिया छोड़ के समुद्र में चले गए, लेकिन क्या मैं आपको एक बात बताऊं कि समुद्र में भी इंडिया के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक, ये जो 200 नॉटिकल माइल आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक का, तो ये जो 200 नॉटिकल माइल तक का है, यहां तक इंडिया की आर्मी का जुरिस्डिक्शन चलता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तुम यहां भी पकड़े जाओगे तो भी तुम्हें इंडियन आर्मी तुम्हें पकड़ के एग्जीक्यूट कर सकती है, पनिशमेंट दे सकती है। एज सून एज तुम इंडिया के 200 नॉटिकल माइल के बाहर चले जाओगे, जैसे ही तुम यहां आ जाओगे, यहां, फिर तुम इंडियन, भले ही तुम आतंकवादी हो, लेकिन फिर इंडियन आर्मी तुमको पकड़ नहीं सकती है, क्योंकि तुम अब इंडियन आर्मी के जुरिस्डिक्शन से बाहर चले गए हो। तो बेसिकली जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जुरिस्डिक्शन उस एरिया को कहते हैं जहां पे एक पावर एग्जीक्यूट करी जा सकती है, जहां पे पावर चलती है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तो उसी तरीके से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना जुरिस्डिक्शन बना रखा है कि ये आपका इलाका है, यहां पे जो भी चीज आएगी यहां पे आपकी पावर है। और स्टेट गवर्नमेंट का हमने अलग जुरिस्डिक्शन बना रखा है, ये आपका इलाका है, यहां पे जो भी आएगा यहां पे आपकी पावर चलेगी। क्लियर हो गया? तो भाई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेट दोनों एक कॉमन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल एक सत्यम ने सही बात बोली है, दायरा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कॉमन सेट ऑफ पीपल के लिए काम कर रहे हैं, तो हमने दोनों को अलग अलग जुरिस्डिक्शन दे रखा है ताकि इनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। यहां तक समझ में आ गया? तो मैंने अभी तक आपको दो फीचर बताए। पहला फीचर कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसमें यूजुअली दो लेवल्स होते हैं। आप यूएसए का एग्जांपल देखो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देखो। दूसरा, अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्योंकि दो लेवल होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कॉमन लोगों के लिए काम कर रही होती है, तो इनके बीच में लड़ाई ना हो जाए तो हमने काम बांट रखे हैं। कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उनके दायरे में आते हैं, वो काम वो करेंगे। कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उनके दायरे में आते हैं, वो काम वो करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? तीसरा की फीचर ऑफ फेडरलिज्म दे रखा है कि हमने क्या कर रखा है, हमने सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू को डिवाइड कर रखा है। सर ये नहीं बता पाओगे, इसको समझा दो, मान जाएंगे। अभी लो, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि भारत देश की बात करें तो इंडिया की, अगर पूरी एक इंडिया की बात करें तो इस समय हमारी यूनियन गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, मान कह लें है इस समय बीजेपी की सरकार। और इंडिया का कोई एक स्टेट पकड़ लो जहां पे बीजेपी की सरकार ना हो। मान लेते हैं कि हम चले गए हैं कर्नाटका, कर्नाटका एक हमारा वहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट है, और इस समय कर्नाटका में किसकी स्टेट गवर्नमेंट है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने स्टेट के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहती है। वो चाहते हैं अपने स्टेट में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। अब मान लीजिए कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम चाहते हैं कि पूरे कर्नाटका में मेट्रो बन जाए, पूरे कर्नाटका में मेट्रो, गांव गांव में मेट्रो हो जाए, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, गांव हो, हर जगह मेट्रो बन जाए। अब ये है तो मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि अगर कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट जो कांग्रेस की अगर वो ये काम कर देती है तो कर्नाटका के लोग जो हैं उनसे बहुत खुश हो जाएंगे, वो अगली बार भी उनको वोट देंगे, अगली बार भी उनको वोट देंगे। है तो मास्टर स्ट्रोक। तो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट जाती है इंडियन गवर्नमेंट के पास और उनसे कहते हैं हमें पैसे दो, हमें मेट्रो बनानी है। अब आप यहां पे देख सकते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो बीजेपी वाले अगर ये चाहें तो बीजेपी वाले ये कर सकते हैं कि नहीं हम तुमको पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि अगर बीजेपी वाले इनको पैसे नहीं देंगे तो ये मेट्रो नहीं बना पाएंगे। जब ये मेट्रो नहीं बना पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो कर्नाटका के लोग अगली बार इनको वोट नहीं देंगे।
ऐसे में अगली बार बीजेपी की सरकार आएगी और फिर जब ऊपर भी बीजेपी की सरकार होगी, नीचे भी बीजेपी की सरकार होगी, तब बीजेपी की सरकार पैसा रिलीज करेगी और तब जाके कर्नाटका में पूरे में मेट्रो बनेगी और फिर कर्नाटका के लोग सिर्फ बीजेपी को वोट दिया करेंगे। ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इस चीज से बचने के लिए, हमने क्या कर रखा है, हमने इनके भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग कर दिए, इनके भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग कर दिए। यानी ये पैसों के लिए इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, इनके पास अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है। तो अगर ये चाहें तो उस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई? तो यहां पे यही बात बताई गई है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग अलग है, इनके पास पैसों का कमाने का तरीका अलग है, इनका पैसों का कमाने का तरीका अलग है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है पैसों के लिए। सर ये भी समझ में आ गया, आगे बताइए। अगली चीज बताई गई है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सर इसका क्या मतलब है, अभी सुनिए। मान लेते हैं कि सेंटर पे इंडिया के ऊपर जो अभी यूनियन गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्नाटका के ऊपर जो अभी स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है। और मान लेते हैं कि बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को पैसा नहीं दे रहे। अब ये बिल्कुल सबको पता है नाइंसाफी हो रही है इनके साथ, लेकिन मान लेते हैं ऐसा हो रहा है, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये चाहें तो ये स्टेट गवर्नमेंट वाले चाहें, अगर इनके साथ किसी तरीके की नाइंसाफी हो रही है तो ये लोग जा सकते हैं कोर्ट के पास, ये लोग जा सकते हैं कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, ये किसी के पास भी जा सकते हैं। और ये वहां जाके ये दायरा लगा सकते हैं कि देखिए ये लोग हमें पैसा नहीं दे रहे और ये दोनों पार्टी आके कोर्ट पे लड़ेंगे और दोनों पार्टी का कोर्ट पे डिसीजन होगा। फिर कोर्ट बताएगा कि तुम सही हो कि वो सही है। भले ये देश की सरकार है, पूरे देश में एक सरकार होती है, प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा होती है, भले ये सिर्फ एक स्टेट की सरकार है, चीफ मिनिस्टर की पावर प्राइम मिनिस्टर से कम होती है। लेकिन अगर कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि नहीं मोदी जी आप गलत कर रहे हो, तो मोदी जी को मानना पड़ेगा और मोदी जी को कोर्ट की बात को मानना पड़ेगा। तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब ये कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, यानी ना ये कोर्ट इनके इन्फ्लुएंस में आए ना ये कोर्ट इनके इन्फ्लुएंस में आए। व्हाट इफ कोर्ट में जो जज बैठा हुआ है उसको नौकरी पे यूनियन गवर्नमेंट ने रख रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इन्होंने इसको नौकरी पे रख रखा होगा जज को, ये इसकी सैलरी देते होंगे, तो ये जो कोर्ट का जज है वो कभी भी इनके खिलाफ नहीं जाएगा दोस्तों, कभी भी इनके खिलाफ नहीं जाएगा। तो ऐसे में जो ये कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ताकि अगर फेडरलिज्म में कोई ऊपर वाला या नीचे वाला अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हो तो वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसको सजा दे, उसको मना करे कि तुम ये गलत कर रहे हो। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। और पांचवा और अंतिम फीचर ये है कि आप किसी भी तरीके की चीज को यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी तरीके की चीज को यूनिलैटरली नहीं चेंज कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका क्या मतलब है सर? हमें इसका मतलब नहीं समझ में आया। आओ मैं तुमको ये वाली चीज नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं, मैं ये वाली चीज नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं, ठीक है? या फिर चलो इसी में बता देता हूं, जगह तो बहुत है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे कि अगर यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, यूनियन गवर्नमेंट, तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है दोस्तों वो आर्मी को कंट्रोल करती है। सर बहुत बढ़िया। लेकिन जो पुलिस होती है, पुलिस को कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस को कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब एक दिन मेरे पास मोदी जी का फोन आया और मोदी जी ने मुझे फोन लगा के कहा मित्रों, मैंने कहा हाँ मोदी जी बताइए। बोले मित्रों मैं चाहता हूं कि पुलिस को भी अब हम अपने अंडर में ले आए, चाहे वेस्ट बंगाल की पुलिस हो, चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो, चाहे कर्नाटका की पुलिस हो, ये सारी की सारी पुलिस हमारे अंडर में होगी। अब मैंने कहा मोदी जी इतना आसान काम नहीं है। मोदी जी ने कहा क्यों? क्योंकि मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है और आप चाहते हो कि पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट से छीन के आपके पास दे दिया जाए।
तो बोले मित्रों इसलिए तो तुमको फोन लगाया है, करो कुछ बंदोबस्त। तो मैंने बोला ठीक है मैं करके दिखाता हूं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी अकेले तो नहीं कर सकते थे। सबसे पहले इसको करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यह चीज आपको लोकसभा में लेकर जानी पड़ेगी, लोकसभा में। और लोकसभा के अंदर टोटल 543 मेंबर्स होते हैं। आपको उन सबसे बोलना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट से यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाए। अगर उन लोगों ने कहा कि हां ठीक है मान लेते, और लोकसभा के 2/3 मेंबर्स ने कहा, लोकसभा के 2/3 मेंबर्स ने कहा कि हम आपकी बात से सहमत है, पुलिस को उठा के यूनियन गवर्नमेंट के पास कर दो, फिर मैं जाऊंगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा के पास। और राज्यसभा में इस वक्त 245 मेंबर्स हैं। अब मैं वहां जाके बोलूंगा कि मैं चाहता हूं कि पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट से छीन के इस यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाए, और ये 245 के टोटल में से अगर 2/3 लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है कर लो, फिर एक चीज और करनी पड़ेगी, और वो ये चीज करनी पड़ेगी मुझे, इसके साथ इंडिया में टोटल स्टेट्स की बात करें तो टोटल इंडिया में इस वक्त 28 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट की अपनी एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विधान सभा। मुझे अगर इंडिया में 28 स्टेट हैं तो इस समय इंडिया में लगभग 28 विधानसभा होंगी, और मुझे कम से कम आधी विधानसभा यानी कि 14 विधानसभा से भी यह चीज पास करानी पड़ेगी, यानी कि उनको भी मुझे बोल के पास करवाना पड़ेगा कि पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट से हटा के सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के पास जा रहा है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तब जाके ये डिसीजन माना जाएगा। तो आपने देखा मोदी जी यूनिलैटरली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो पहले उनको लोकसभा के 2/3 मेंबर से पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा के 2/3 मेंबर से पास कराना पड़ेगा, और उसके बाद आधे से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कराना पड़ेगा। जब ये सब हो जाएगा तब जाके पुलिस को आप यूनियन गवर्नमेंट के पास ले जा सकते हो। क्लियर है? तो मैंने आपको 5 फीचर्स बताए फेडरलिज्म के। सबसे पहले मैंने आपको बताया फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म उसको कहा जाता है जब एक देश में कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, और जो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर जो होती है वो डिवाइड होती है। ठीक है, इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो नहीं, हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स, और सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट्स। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया यूजुअली 2 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म होते हैं, यूजुअली 2 फीचर्स होते हैं, यूजुअली 2 लेयर्स ऑफ फेडरलिज्म होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, यानी अगर यूएसए में 50 स्टेट है तो 50 स्टेट गवर्नमेंट है। मैंने आप लोगों को एक और एग्जांपल से बताया कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ऑस्ट्रेलिया में टोटल 6 स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है। तो क्या बताया गया आप लोगों को यहां पे यह बताया गया है कि यूजुअली 2 लेवल्स होती हैं। भारत एक यूनिक नेशन है जहां पे 3 लेवल है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको यह बताया कि सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। अब भाई यूनियन गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन इनको काम तो एक ही लोगों पे करना है। तो ऐसे में इनके बीच में लड़ाई ना हो जाए तो हमने जुरिस्डिक्शन बांट रखे हैं, हमने इनका दायरा बांट रखा है कि ये वाले काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और ये वाले काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तीसरी बात बताइए कि सबका अपना अपना सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे कमाने के अलग सोर्सेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पैसे कमाने के अलग सोर्सेज हैं। इसलिए ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे डिपेंडेंट है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे डिपेंडेंट है। चौथा मैंने आप लोग को बताया कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है, जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हो ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हो, ताकि अगर कोई भी अपनी पावर का मिसयूज कर रहा हो या इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही हो तो वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी ठीक कर सके। और लास्ट मैंने आप लोग को यह बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज यूनिलैटरली कोई नहीं चेंज कर सकता।
अगर मोदी जी ये चाहते भी हो ना तो पहले वो लोकसभा राज्यसभा के 2/3 मेंबर से पास कराएंगे और फिर आधे से ज्यादा स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कराएंगे, तब हो पाएगा। क्लियर हो गया? तो ये अगर आपको फेडरलिज्म और उसके 5 फीचर समझ में आए तो एक बार सारे बच्चे मुझे थम्स अप देकर बताइए, एक बार सारे बच्चे थम्स अप देकर बताइए। ये जितने बच्चे ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस खेल रहे हैं चैट में, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि पीछे एक बैच मैनेजर होता है, वो बैच मैनेजर आपकी चैट पढ़ रहा होता है। तो प्लीज आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की चैट ना करिए। मुझे आप फोर्स ना करिए कि मैं चैट को बेटा ऑफ कर दूं, है ना? चैट अच्छी रहेगी तो पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में मजा आएगा, है ना दोस्त? चलिए रिजल्ट देख पा रहा हूं मैं, 93% बच्चों को समझ में आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। अब हमने ये सब तो आपको पढ़ा दिया कि फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म होता है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। भाई ये कंट्री फेडरल कंट्री क्यों बनना चाहेगा? भाई मुझे एक बात बताओ, मेरे घर में मेरी बड़ी बहन है और एक मैं हूं, ठीक है? बड़ी बहन की शादी हो गई, लेकिन शादी से पहले अगर मान लीजिए घर की पूरी पावर मेरी बहन के हाथ में दे दी जाती तो फ्रिज में जो भी रखा है वो सिर्फ वो डिसाइड करेगी कौन खाएगा, कितना खाएगा, कब खाएगा। सिर्फ वो डिसाइड करेगी कि टीवी पे कब क्या चलेगा, कितना चलेगा टीवी। सिर्फ वो डिसाइड करेगी कि डिनर में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा। तो फिर तो ये तो गलत हो जाएगा मेरे लिए, फिर मैं कैसे जीऊंगा? लेकिन अगर आप मेरे बहन के पर्सपेक्टिव से देखें अगर आप मेरे बहन के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए तो मजे ही मजे। वो क्यों चाहेगी कि पावर डिवाइड हो और मैं और वो इक्वल हो जाए? वो तो चाहेगी ना कि सारी पावर उसके पास रहे। तो ऐसे में कोई भी देश में जो यूनियन गवर्नमेंट होगी वो चाहेगी सारी पावर उनके पास रहे। क्यों यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देगी और स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर देगी? वो क्यों चाहेंगे कि उनकी पावर डिवाइड होके कम होती चली जाए? तो इसके 2 रीजन है और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करती है एक देश फेडरलिज्म। तो सबसे पहली बात यह बताया है कि फेडरलिज्म करने से आपके देश की यूनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, आपके देश की यूनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखें तो यहां पर आपको एक स्टेट देखने को मिलेगा गुजरात। ये गुजरात एक अलग स्टेट क्यों है? क्योंकि यहां के लोग गुजराती बोलते हैं। यहां पे आपको एक अलग स्टेट देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। ये अलग क्यों है? क्योंकि यहां के लोग मराठी बोलते हैं। यहां पे आपको एक स्टेट देखने को मिलेगा गोवा। ये अलग इसलिए क्योंकि यहां के लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कोंकणी। फिर इसके नीचे आ जाएंगे तो यहां पे आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा, यहां के लोग कन्नड़ा बोलते हैं। फिर यहां पर अगर आ जाते हैं तो यहां पर आपको केरला देखने को मिलेगा, यहां के लोग मलयालम बोलते हैं। यहां आप आ जाए तो यहां पे आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, यहां के लोग तमिल बोलते हैं। और अगर आप यहां आ जाए तो यहां पे आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा और यहां पे आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा और यहां के लोग तेलुगु बोलते हैं। तो अगर आप इंडिया के साउथ में चले जाते हैं तो आपको अलग अलग स्टेट्स देखने को मिलेंगे और हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज, हर स्टेट का अपना कल्चर, हर स्टेट का अपना ट्रेडिशन है। क्या आपको पता है आज से कुछ साल पहले 1951 तक इंडिया में ये सारे स्टेट्स नहीं बने थे। जब इंडिया आजाद हुआ था तो लैंग्वेज के आधार पर एक भी स्टेट नहीं बनाया गया था। धीमे धीमे करके इसकी डिमांड उठने लगी। लोगों ने कहा नहीं हम मराठी बोलते हमारा अलग स्टेट करो, किसी ने कहा नहीं हम तमिल बोलते हमारा अलग स्टेट करो, किसी ने कहा हम तेलुगु बोलते हमारा अलग स्टेट करो। और उस टाइम के देश के पॉलिटिशियंस इस बात को लेकर एडमेंट थे कि हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनने लगा तो हमारे देश की यूनिटी टूट जाएगी, ऐसा उनको लगता था। लेकिन फिर कई सालों बाद हमने डिसाइड किया है कि नहीं, अगर इस देश की यूनिटी बनाए रखनी है, अगर आप चाहते हो कि यह देश एक रहे और इसके छोटे छोटे टुकड़े ना हो जाए, तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने पावर डिवाइड कर दी। हमने यहां पे अलग अलग स्टेट बनाए और हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट बनाई। और यही वो रीजन है जिसके कारण आज भारत एक इतना बड़ा देश है। यही एक रीजन है कि आज भारत के सारे स्टेट भारत के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट ने
पावर डिवाइड नहीं करी होती स्टेट गवर्नमेंट में, अड़ जाते कि नहीं हम नहीं करेंगे पावर डिवाइड, तो आज देश डिवाइड हो जाता। तो देश की यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आ जाता है, इससे रीजनल डाइवर्सिटी बढ़ती है, इससे रीजनल डाइवर्सिटी बढ़ती है। सर इसका क्या मतलब है? रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब है कि भाई मैं एक व्लॉगर को देखता हूं, मैंने कोविड के टाइम पे उसको देखना स्टार्ट किया, और वो व्लॉगर पाकिस्तान का है, और वो व्लॉगर जर्मनी में जर्मन सिटीजनशिप लेके जर्मनी में नौकरी करता था। कोविड के टाइम पे उसने अपनी बाइक उठाई और वो जर्मनी से बाइक से होता हुआ पाकिस्तान आया। कैन यू इमेजिन? कोविड के टाइम पे जब दुनिया में लॉकडाउन लगा था, तो उसके व्लॉग देखना इसलिए भी इतना अच्छा लगता था कि पूरी पूरी जगह खाली है, दुनिया लॉकडाउन में, और वो अकेला बाइक पे घूम रहा है। तो वो जर्मनी से होता हुआ ये सारे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और ये ईरान, इराक और टर्की और पता नहीं कितनी कंट्रीज के बाद वो कितने महीनों बाद पाकिस्तान पहुंचा। अभी वो कुछ दिन पहले इंडिया आया, तो उसने कहा इंडिया एक ऐसा देश है कि अगर आपने इंडिया घूम लिया तो आपने एक दुनिया घूम ली, क्योंकि इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओ तो खाना चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लोगों का कल्चर चेंज हो जाता है, ट्रेडिशन चेंज हो जाता है, अरे उनकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है। एक लौता ऐसा देश है दुनिया में जहां पे आप 28 स्टेट में 28 तरीके की दुनिया देख सकते हो। तो आज हमारे देश में पावर बटी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में, इसीलिए आज हमारे देश में इतनी सारा डाइवर्सिटी है। अगर नहीं होती देश टूट जाता तो फिर वही बात आ जाती कि मध्य प्रदेश एक कंट्री बन जाता, उसमें एक अलग तरीके की बात होती, उत्तर प्रदेश अलग कंट्री बन जाता, उसमें एक अलग तरीके की बात होती। क्लियर हो गया? तो ये दो रीजंस के कारण, एक पावर शेयर करने से यूनिटी बनी रहती है, देश के टुकड़े नहीं होते हैं, और दूसरा अगर आप पावर शेयर करोगे तो आपके देश में डाइवर्सिटी आ पाएगी, सब लोग पनप पाएंगे, तो आपको एक वैरायटी मिलेगी, कल्चर, ट्रेडिशन, फूड, लैंग्वेज की। ये दो रीजन के कारण पावर शेयर करनी चाहिए। इतना समझ में आ गया तो एक बार सारे बच्चे थम्स अप दे दो चैट में, सारे बच्चे एक बार चैट में थम्स अप दे दो अगर इतना समझ में आ गया है तो। बहुत बढ़िया, डन, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजेदार। अब आगे आ जाते हैं, हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फेडरल सिस्टम। अब फेडरेशन क्या होता है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन क्यों बनाना चाहिए, सब पढ़ लिया। आप फेडरेशन दो तरीके से बना सकते हो, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आइए इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज सिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है साउथ अमेरिका, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अफ्रीका, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एशिया, और फिर यहां पर ऑस्ट्रेलिया और यहां पर अंटार्कटिका। अपने को सब में नहीं जाना है। वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हुआ करता था कि जो दुनिया की पावरफुल कंट्रीज थी वो लेस पावरफुल कंट्रीज के ऊपर हमला कर देती थी और उनकी कंट्री पे जाके उसको अपनी कॉलोनी बना लेती थी। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम ने यूनाइटेड किंगडम से निकल के भारत को अपनी कॉलोनी बनाया। भारत उनका था नहीं, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि भारत एक लेस पावरफुल कंट्री था, उन्होंने भारत पे कब्जा किया, भारत के रिसोर्सेज लूटे, हमारे लोगों को ह्यूमिलिएट किया। जिस तरीके से यूनाइटेड किंगडम इंडिया को कॉलोनी बनाया था, उसी तरीके से फ्रांस भी दुनिया को अपनी कॉलोनी बना रहा था, जर्मनी भी अपनी कॉलोनी बना रहा था, स्पेन भी कॉलोनीज बना रहा था, बेल्जियम भी कॉलोनीज बना रहा था। तो ऐसे में इन सबके बीच में आपस में कंपटीशन चल रहा था। यूके ने इंडिया को कॉलोनी बना लिया तो फ्रांस ने अफ्रीका को कॉलोनी बना लिया, उसने उसको कॉलोनी बना लिया, उसने उसको कॉलोनी बना लिया, तो सबके बीच में कंपटीशन चलता था, कौन कितनी ज्यादा कॉलोनी बना सकता है, कौन कितने ज्यादा कंट्री पे कब्जा कर सकता है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया को तो अपनी कॉलोनी बनाया ही बनाया,
यूनाइटेड किंगडम ने समुद्र को पार करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बना दिया। अब जब इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना दिया, सोचिए, इंडिया तो चलो आप मान सकते हो एक लेस पावरफुल कंट्री है, लेकिन द माइटी यूएसए, इन्होंने यूएसए तक को अपनी कॉलोनी बना रखा था। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? यूएसए को अपनी कॉलोनी बना रखा था। तो यहां पर यही बात बताई गई है कि फिर यूएसए ने कैसे तैसे करके, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यूएसए ने जब यूनाइटेड किंगडम के लोगों को अपने देश से भगाया और अपने देश को आजाद बनाया, तो उन्होंने एक बात डिसाइड करी, क्या? कि भाई अगर हम लोग अकेले अकेले रहेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में रहेंगे, तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आके हमारे ऊपर हमला कर देगा और हमको अपनी कॉलोनी बना लेगा। लेकिन अगर हम सब छोटे छोटे देश जो हैं वो मिलके एक बड़ा देश बना लें, तो हम इतने पावरफुल हो जाएंगे कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे ऊपर आंख उठा के देख सके। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, उन सब ने मिलकर एक बड़ा देश बना लिया जिसका नाम था यूएसए। यानी कि जब बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स, जब बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर हाथ मिला लें और एक बड़ा देश बना लें, तो इस तरीके के फेडरेशन को कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये सब साथ आ गए, कमिंग टुगेदर। आपने एग्जांपल सुना होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का नाम है। यूनाइटेड किंगडम, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। भाई जिस भी देश के नाम पे यूनाइटेड लग जाए, यूनाइटेड यूनाइटेड यूनाइटेड, वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स ने मिलके, 50 स्टेट्स, फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, डैलस, ऐसे करके 50 स्टेट्स ने मिलकर एक देश बनाया। यूनाइटेड किंगडम में 4 स्टेट्स ने मिलकर एक देश बनाया। फॉर एग्जाम्पल वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, 4 ने मिलकर एक देश बनाया। अगर आप यूएई चले जाएं तो वहां पे 4 स्टेट्स ने मिलकर एक देश बनाया, 7 स्टेट्स ने मिलकर एक देश बनाया। शारजाह, दुबई, आबू धाबी, ऐसे करके 7 स्टेट्स ने मिलकर एक देश बनाया। तो जब छोटे छोटे स्टेट्स मिलके एक बड़ा देश बना लेते, पावरफुल देश बना लेते हैं, तो इसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। आपको एग्जाम में ये सारे एग्जाम्पल नहीं याद करने हैं, आपको केवल ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इनको याद रखने की मैंने ट्रिक बनाई है दोस्तों, यूएसए। सर यूएसए तो केवल एक है? जी नहीं, यूएसए में यू से आ जाएगा यूएसए, एस से आ जाएगा स्विट्जरलैंड, और ए से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का नाम याद रखने की ट्रिक है यूएसए। दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ा देश छोटी छोटी स्टेट्स को पकड़ के रखता है। एक बड़ा देश अपने आप को छोटे छोटे स्टेट्स में तोड़ लेता है और उनको पकड़ के रखता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसकी अगर हम बात करें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, तो इसको याद रखने की ट्रिक है एसबीआई। सर ये तो बैंक है, एसबीआई बैंक से आप याद रख सकते हैं कि एस से आता है स्पेन, बी से आता है बेल्जियम, और आई से आता है इंडिया। ये ट्रिक याद रखना, आज की क्लास में ही एक एग्जांपल, एक क्लास में क्वेश्चन दूंगा, ये चीज आएगी उसमें। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में खुद से छोटे छोटे स्टेट्स मिलके एक देश बना लेते हैं, क्योंकि अकेले रहेंगे तो कोई भी हमला कर देगा, हमला करके हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ा देश अपने आप को छोटे छोटे स्टेट्स में बांटता है और वो सारे स्टेट्स को पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के फेडरेशन समझ में आ गए हो? तो एक बार सारे बच्चे थम्स अप देकर बताओ, एक बार सारे बच्चे थम्स अप देकर बताओ अगर इतना समझ में आ गया हो तो। बेल्जियम कहां है? प्रक्षित पूछ रहा है। बेल्जियम बेटा यूरोप में है। अपन ने पावर शेयरिंग वाला चैप्टर पढ़ा था ना राजा बेटा, तो पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में बेल्जियम पढ़ाया था, यूरोप में। अरे कमबैक किट आ गया, एक बच्चा कह रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
94% बच्चों को दोनों चीजें समझ में आ गई हैं, अच्छी बात है। ये एग्जाम्पल की ट्रिक याद रखना, मैं तुम्हें एक सिंपल बात बताता हूं। एसएसटी में क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, मैं बताऊंगा। मेरे नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप अभी कुछ दिन से ही मैं देख रहा हूं कि बच्चों की प्री बोर्ड के रिजल्ट आने लगे हैं, तो मेरी मैराथन जो हुई यूट्यूब की, उसके कमेंट्स में जा जाके लिखते हैं बच्चे, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं बच्चे कि सर 80 में से 70 आए, 80 में से 75 आए, 80 में से 78 आए। मेरे जो वन शॉट डले हुए हैं उनके कमेंट्स पे जा जाके बच्चे लिखते हैं। क्यों? एक सिंपल सी बात समझिए, क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, मैं सब बताता चलूंगा। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा वो, ना वो आपसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन की डेफिनेशन पूछेगा, ना होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की डेफिनेशन पूछेगा। एमसीक्यू में बस एक क्वेश्चन आएगा कि बताओ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी कंट्री सही है। तो तुम्हें याद रखना है एसबीआई। कमिंग टुगेदर पूछ लेगा तो याद रखना है यूएसए। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने पहले आपको बताया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम आ गए हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तुम्हारे कहने पे हमने मान लिया इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, लेकिन कैसे, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री? आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री क्यों? क्योंकि इंडिया में 3 टियर है। फेडरेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि एट लीस्ट, फेडरेशन की डेफिनेशन कहती है कि एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमारे देश में तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर देश चलाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट, फिर हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट। क्या आपको पता है कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था, तब हमारे पास केवल 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट थी। 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट थी। गांधी जी का सपना था कि देश के अंदर तीसरी टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, यह गांधी जी का सपना था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो केवल 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट थी। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, पूरे देश की एक यूनियन गवर्नमेंट, और सेकंड नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट। अगर देश में 28 स्टेट है तो 28 स्टेट गवर्नमेंट होगी। मध्य प्रदेश की अपनी, उत्तर प्रदेश की अपनी, बिहार की अपनी, वेस्ट बंगाल की अपनी, सबकी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी। लेकिन फिर आया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद देश में तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, विच इज लोकल गवर्नमेंट। अब आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन है कि सर ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, और दूसरी बात ये बताइए कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने मिलकर बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कह दे कि जो लिखा है सिर्फ वही मानना पड़ेगा, अब इसमें ना कुछ ऐड होगा, ना इसमें से कुछ रिमूव होगा, ना इसमें कुछ चेंज होगा। ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने एक बात बोली कि अगर आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी रिमूव करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी ऐड करना है, रिमूव करना है, चेंज करना है, तो इसके लिए आप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आओगे। अमेंडमेंट एक्ट लेकर आओगे, और ये अमेंडमेंट एक्ट के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड, कुछ भी रिमूव, कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले डिसाइड किया गया कि भाई ये सबसे पहले करना है, तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया होगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसमें कोई चीज ऐड, रिमूव या चेंज करी गई होगी। ऐसी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया कुछ सालों बाद, उसकी मदद से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड, रिमूव या चेंज किया गया। ऐसे ही करते 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में। और 1992 में सरकार ने डिसाइड किया कि अभी तक हमारे देश के अंदर सबसे ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती थी, और इन्होंने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ डिसाइड किया कि अब हमारे देश के अंदर तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी होगी, विच इज लोकल गवर्नमेंट।
जो गांधी जी का सपना था। 40 साल पहले गांधी जी ने सपना देखा था कि देश में 2 नहीं 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। वो 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया। अब अगर आप लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आप मान लीजिए अगर आप गांव में रहते हो, यानी कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो यानी कि अगर आप गांव में रहते हो तो आपके वहां होगी पंचायत। लोकल गवर्नमेंट में कौन सी लोकल गवर्नमेंट होगी? पंचायत होगी। लेकिन किंतु परंतु अगर आप दोस्त अर्बन एरिया में रहते हो, यानी कि अगर आप शहर में रहते हो तो आपके वहां होगी म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी क्लियर हो गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो कि भीमराव अंबेडकर जी और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी बना के गई, अगर आप उसमें कुछ ऐड, कुछ रिमूव या कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ता है। सबसे पहला जब चेंज किया गया होगा तो उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहा गया, दूसरे वाले को सेकंड कहा गया। ऐसे ही करके 1992 में 2 चेंज और लाए गए, 73rd और 74th। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ गांव के लोगों के लिए पंचायत और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ शहर के लोगों के लिए म्युनिसिपैलिटी बनाई गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई इंडिया इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको कहना है कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ फेडरेशन at least there should be 2 levels of government, but in India we have 3 levels of government। और हमेशा से हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, पहले 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन उसके बाद 1992 में आके हमने तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट बनाई। तो पहले तो मैंने आप लोगों को यह चीज पूरी समझा दी, इसका बहुत सारी चीज मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया, तो इसको आप रिविजन करते वक्त नेक्स्ट स्लाइड जरूर देखिएगा। सेकेंड पॉइंट, वाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट सुनिए, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि फेडरेशन को तभी आप कोई कंट्री को फेडरेशन कह सकते हो जब सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन हो। याद आ रहा है? हैवी वर्ड याद आ रहा है कि भाई हो सकता है लड़ाई हो जाए, जुरिस्डिक्शन वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि हो सकता है लड़ाई हो जाए। मोदी जी लड़ जाए कि नहीं सिद्धार्थ सर के लिए तो मैं काम करूंगा, योगी जी लड़ जाए नहीं सिद्धार्थ सर के लिए तो मैं काम करूंगा। तो मैंने क्या कर रखा है कि इनके बीच में लड़ाई ना हो, मैंने सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन बांट दिया है। उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, टोटल 4 तरीके की लिस्ट बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट, फिर आती है स्टेट लिस्ट, फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट और फिर आती है रेसिडुअरी लिस्ट। तो मैं एक एक करके आपको चारों लिस्ट समझाऊंगा और आपको देखना मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट के अंदर वो काम है जो देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए सारे काम, ये जो यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी काम दिए गए ये सारे के सारे काम जो हैं हमारी यूनियन गवर्नमेंट करेगी। यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर वो काम है, पहली चीज जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और इसके सारे काम यूनियन गवर्नमेंट करेगी, इसमें जो भी लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहली बात हो गई डिफेंस की, आर्मी को कौन सा टैंक कौन सी मशीन गन दिलानी है, एयरफोर्स को कौन सा फाइटर जेट दिलाना है, अमेरिका का F-16 दिलाना है या फ्रांस का राफेल दिलाना है, नेवी के पास कौन सा शिप होगा, किसके ऊपर हमला करना है, किससे दोस्ती करनी है, डिफेंस से रिलेटेड सारे डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट लेती है। फॉरेन अफेयर्स, किस कंट्री के साथ दोस्ती रखनी है, किसके साथ हम एक्ट ऑफ वॉर में है, यूनियन गवर्नमेंट। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब कह रहा है कि नहीं हम पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान से दोस्ती रखनी की दुश्मनी रखनी, नहीं, कोई स्टेट नहीं डिसाइड कर सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तमिलनाडु कहे कि नहीं हम जाके, टर्की हमारा दोस्त नहीं है देश का लेकिन हम जाके टर्की से दोस्ती करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स यूनियन गवर्नमेंट का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके अलावा बैंकिंग, आपने अभी देखा ही कुछ दिन पहले, भाई बैंकिंग से कहने का मतलब है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा करना है कम करना है, कौन से लोन जाएंगे, ये सब कुछ, किसको लोन जाएंगे, बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीजें, करेंसी से रिलेटेड सारी चीजें। आपने देखा 500,000 के नोट्स बंद कर दिए, किसने बंद करी है, यूनियन गवर्नमेंट ने बंद करे, मोदी जी ने बंद करे, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। कम्युनिकेशन,
अगर मान लीजिए कि मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में दंगे हो गए और मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए, क्योंकि इंटरनेट से ही भड़कता है सब कुछ। मैंने कोई पोस्ट डाल दिया कि और देखो पुलिस ने ये कर दिया और भीड़ पागल हो गई, तो स्टेट गवर्नमेंट खुद से कम्युनिकेशन पे बैन नहीं लगा सकती, इंटरनेट बंद नहीं कर सकती है। उसके लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को मैसेज करना पड़ेगा और यूनियन गवर्नमेंट चाहेगी तो ही बंद होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं। क्यों? क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर है और इस पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी। अगली बात आ जाती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो काम लिखे हुए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, जो लोकल इंपॉर्टेंस के काम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। कभी आपने सोचा वेस्ट बंगाल की पुलिस की यूनिफॉर्म व्हाइट है, बाकी पूरे देश की पुलिस की यूनिफॉर्म खाकी है? क्या कभी सोचा ऐसा क्यों? भाई मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मैं भोपाल में रहता था, तो एक बार क्या हुआ कि एक बहुत अमीर आदमी था, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो एक बहुत अमीर आदमी था और एकदम से सेंट्रल की भी एक पुलिस होती है, इसे सीआरपीएफ कहते हैं। तो एकदम से सीआरपीएफ के बहुत सारे जवान भोपाल में एंटर मारे, ठीक है। तो भाई जब इतनी सारी पुलिस आई तो समझ में नहीं आ रहा था सबको क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो भोपाल में एंटर मारे तो चीफ मिनिस्टर ने फिर फोन लगाया प्राइम मिनिस्टर को कि भाई ये आपकी पुलिस सीआरपीएफ भोपाल में क्यों आई है? तो उन्होंने कहा कुछ मॉक ड्रिल कर रहे हैं, कुछ मॉक ड्रिल कर रहे हैं। क्लियर हो गया? उन्होंने कहा ठीक है मॉक ड्रिल कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम से उन्होंने जाके एक आदमी के घर पे इनकम टैक्स रेड मार दी। अब आप एक बात समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रेड मारनी थी तो उन्होंने लोकल पुलिस को ना लेते हुए अपनी सीआरपीएफ लेकर आए। क्यों? क्योंकि जो लोकल पुलिस होती है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर में रहती है। लोकल पुलिस को चीफ मिनिस्टर ऑर्डर करते हैं। जब उन्होंने रेड मार दी तो फिर उस आदमी को बचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस आई। और मैंने पहली बार पुलिस वर्सेस पुलिस देखा, क्योंकि एक स्टेट की पुलिस थी जिस चीफ मिनिस्टर को जिनके ऑर्डर होते हैं, और एक सेंट्रल की पुलिस थी सीआरपीएफ जिसको प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के ऑर्डर्स होते हैं। तो इससे पता चलता है कि पुलिस जो होती है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, इसके अलावा सिनेमा। आपने सुना होगा कई बार होता है कि आपके स्टेट में कोई मूवी जो होती है वो टैक्स फ्री हो जाती है, या आपके स्टेट में कोई मूवी होती है वो बैन हो जाती है। तो सिनेमा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा किसको टैक्स फ्री करना है, किसको बैन करना है। और चौथा अल्कोहल। तभी तो बिहार और गुजरात ने अल्कोहल बैन कर रखा है, क्योंकि अल्कोहल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। गोवा ने अल्कोहल सस्ता कर रखा है क्योंकि अल्कोहल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो अल्कोहल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, महंगा बिकेगा सस्ता बिकेगा, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है अल्कोहल। तो यूनियन लिस्ट के अंदर नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर है, यूनियन गवर्नमेंट करेगी। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट इंपॉर्टेंस के मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फिर एक आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जो कॉमन इंटरेस्ट के लिए होती है, और इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर नियम बनाते हैं। इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। भाई एक बच्चा होता है, ठीक है, वो बच्चा पैदा होगा, फिर वो क्या करेगा? सबसे पहले वो पढ़ाई करेगा। तो एजुकेशन इसमें आ गया। अच्छी खासी उसने पढ़ाई वगैरह कर ली, अच्छे नंबर आ गए, तो उसकी शादी हो पाएगी एक अच्छी लड़की से, तो उसकी मैरिज होगी, मैरिज इसके अंदर आता है। मैरिज के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि काम करते हैं कि हमारी नहीं पट रही है, हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं, तो वो भी इसके अंदर आता है। डिवोर्स लेने के बाद तुम बहुत ज्यादा अकेले हो गए, तो तुमने डिसाइड किया कि काम करते हैं बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, तो बच्चा भी इसके अंदर आता है। तो ये चार चीजों को तुमको याद रखना है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, और इनके अंदर जो भी मैटर हैं वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में करते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? लास्ट लिस्ट जिसके बारे में मुझे आपको बताना है वो है रेसिडुअरी लिस्ट। अब ये रेसिडुअरी लिस्ट क्या है सर? भाई देश का कॉन्स्टिट्यूशन 1948-49 में बनके तैयार हो गया था। उस टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, उनको थोड़ी सपने आ रहे थे कि भाई आगे जाके इंटरनेट नाम की कोई चीज आएगी, आगे जाके सोशल मीडिया नाम का एक चीज आएगा, स्नैपचैट नाम की कोई चीज आएगी जिसमें लड़के लड़के अपने ऊपर कुत्ते का मुंह बना के कर रहे होंगे। उनको थोड़ी पता था कि चैट जीपीटी नाम की चीज आएगी, उनको थोड़ी पता था क्रिप्टो करेंसी नाम की कोई चीज आएगी। तो उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस टाइम पे जो जो चीजें छूट गई, जो फ्यूचर में आने वाली हैं, उनको डाल दिया गया रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर।
और रेसिडुअरी लिस्ट जो होती है उस पर पूरी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट रेसिडुअरी लिस्ट के इन चीजों पे भी काम करती है और खुद की यूनियन लिस्ट के ऊपर भी काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट लिस्ट और थोड़ा बहुत कॉन्करेंट लिस्ट में भी इनके पास पावर होती है। तो हमने पावर को डिवाइड करने के लिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट, 4 तरीके की लिस्ट बनाई है। एक बार सारे बच्चे इतना समझ में आ गया हो तो एक बार सारे बच्चे थम्स अप देकर बताओ भैया इतना समझ में आया कि नहीं आया यार तुम लोगों को। दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। लड़का लिख रहा है लव यू माय फ्यूचर वाइफ, तो लड़की लिख रही है लव यू माय फ्यूचर हस्बैंड। सोचो अगर ये दोनों लड़के हों या दोनों लड़की हों, अभी दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ जाए। 93% बच्चों को समझ में आ गया। एक बच्चे ने पूछा सर लोकल गवर्नमेंट के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास कोई खास पावर नहीं होती है। सच्ची बात तो ये, सिर्फ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला टॉपिक, तीसरा पॉइंट यहां पे ये आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया के क्या प्रोविजन है मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट पर हम पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि वैसे तो देखो इंडिया में सबसे ऊपर, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, और उसके नीचे आनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे आनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास यूनियन गवर्नमेंट से तो कम पावर है, लेकिन सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारी यूनियन गवर्नमेंट के पास सेम पावर नहीं है। कुछ यूनियन गवर्नमेंट के कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास बाकी स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा पावर होती है। सर कौन है वो लोग, बता दो आप। उनका नाम है आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। सर हम आपकी बात नहीं मान सकते, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मान ही इसको याद रखने की ट्रिक है। सर क्या बता रहे हो? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर आर्टिकल 371, ये 4 वो स्टेट हैं जिनके पास बाकी स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा पावर है। और वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? एम से आता है आपका मिजोरम, ए से आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, एन से आता है आपका नागालैंड और ए से आता है आपका दोस्तों आसाम। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 371 ये कहता है कि 4 स्टेट्स को बाकी स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा पावर दी जाएगी, और वो 4 स्टेट हैं ये 4 स्टेट। अब अगर तुम इन 4 स्टेट में रहते हो तो तुम बहुत खुश हो, वाओ कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर तुम इन 4 स्टेट में नहीं रहते हो, तुम यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं भी रहते हो, तो तुमको बुरा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे, इनको ज्यादा पावर क्यों दी गई है। तो इसका रीजन समझिए। यहां पे बहुत सारे इंडिजीनियस ट्राइबल लोग रहते हैं जिनका अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन है। इंडिया के अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं तो यहां पे बहुत सारे इंडिजीनियस ट्राइबल लोग हैं जिनका अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन है। जो जब देश बनाया जा रहा था तो ये लोग थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे कंट्री के साथ जुड़ने में, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि यार बाकी जो हिंदी बोलने वाले इंडियंस हैं, या बाकी जो साउथ के इंडियंस हैं, या नॉर्थ के जो इंडियंस हैं, इनसे हम अलग हैं, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन अलग है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जब इनके साथ जुड़ जाएं तो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन गायब हो जाए और हम इनके जैसे हो जाए, मिक्स हो जाए। तो इनको इस बात की एश्योरिटी देते हुए कि आप हमारे देश के साथ आराम से जुड़िए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपके कल्चर और ट्रेडिशन को आपके बनाए रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 371 जोड़ रहे हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा पावर दी जाएगी। तो इसीलिए इन 4 स्टेट को एक्स्ट्रा पावर दी गई है। क्लियर हो गया?
इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ और लोग भी हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पावर होती है, जो कि कहे जाती है यूनियन टेरिटरीज। क्या आप में से जितने बच्चे, जरा मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जितने बच्चों को स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस पता है, आपको मुझे यह बताना है। अगर आपको डिफरेंस पता है तो आपको लिखना है SIDDHARTH, सिद्धार्थ। और अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आपको लिखना है SHARMA, शर्मा। बताओ कितने बच्चों को डिफरेंस पता है और कितनों को नहीं पता है, बताइए। कबीर को पता है, प्रवीण को पता है, निशांक को पता है। एक ने बच्चे ने कहा सिद्धार्थ नहीं मैं तो धुरंधर लिखूंगा, एक ने शर्मा लिखा। अब शर्मा की लाइन लग गई। बहुत सारे शर्मा आ गए यार। इतने शर्मा आ ही गए हैं अगर तो बता ही देता हूं। देखो सिंपल सी बात समझो, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है साइज का, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है साइज का। जो स्टेट होते हैं वो यूनियन टेरिटरी के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हो, अगर आप चले जाइए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कितना बड़ा है, राजस्थान कितना बड़ा है ना, तमिलनाडु कितना बड़ा है, महाराष्ट्र कितना बड़ा है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो छोटी होती हैं। क्लियर हो गया। तो सर अगर ये छोटी होती है इनको हम अलग क्यों रखते हैं, हमको इनको किसी स्टेट के साथ जोड़ देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली अलग यूनियन टेरिटरी क्यों है, दिल्ली को या तो यूपी से जोड़ दो, या तो हरियाणा से जोड़ दो, या पंजाब से जोड़ दो। इतना सा दिल्ली अलग से आपने बना दिया, किसी स्टेट के साथ जोड़ देते हैं। तो एक तो इनका साइज बहुत छोटा है, और दूसरी बात इस इलाके का अपना, इस इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके का अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन होता है। ये बाकी स्टेट जो इनके पड़ोस के स्टेट हैं उनके कल्चर और ट्रेडिशन से इनका कल्चर और ट्रेडिशन अलग होता है। क्लियर हो गया। तो पहली बात, यूटी स्टेट से अलग क्यों होती है, इसके दो रीजन बताए हैं। एक, नॉर्मली यूटी जो होते हैं वो छोटे होते हैं, स्टेट्स बड़े होते हैं। दूसरी बात, यूटी में रहने वाले लोगों का कल्चर और ट्रेडिशन बाकी आस पड़ोस के स्टेट के कल्चर और ट्रेडिशन से अलग होता है, इसलिए उनको उनके साथ नहीं जोड़ा जाता है। आज की तारीख में अगर हम देश की बात करें तो देश में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी मौजूद है। ये 8 यूनियन टेरिटरी मौजूद है। इन 8 यूनियन टेरिटरी के आपको नाम पता होने चाहिए। सबसे ऊपर आपको जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बाद आपको चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, अब एक हो गए हैं। फिर आपको यहां पे लक्षद्वीप, यहां पे पुडुचेरी और यहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आपको 8 देखने को मिलेंगे। ऊपर 4 है, इधर इधर 2 है और यहां पर 2 है, ठीक है। तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज आपको पता होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, नॉर्मली उन यूनियन टेरिटरीज में सीएम नहीं होता है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है नॉर्मल यूनियन टेरिटरीज के अंदर, सीएम नहीं होता है। 3 इसका एक्सेप्शन है, 3 यूनियन टेरिटरी जो है वो इसका एक्सेप्शन है। सबसे पहले जिस यूनियन टेरिटरी के पास खुद का सीएम है वो है दिल्ली, दूसरी यूनियन टेरिटरी है वो है जम्मू कश्मीर, और तीसरी यूनियन टेरिटरी है वो है पुडुचेरी। क्लियर हो गया। तो मैंने अभी आपको इस स्लाइड में क्या बताया, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और मैंने पिछली स्लाइड में आपको यह बताया था कि इंडिया के सारे स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं दी गई है। 4 स्टेट्स को अंडर आर्टिकल 371 ज्यादा पावर दी गई है, और उनको याद रखने की ट्रिक है मान। उसी तरीके से यूनियन टेरिटरीज के पास भी थोड़ी एक्स्ट्रा पावर होती है। तो सबसे पहले हमने ये बात करी कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल यूनियन टेरिटरीज का साइज स्टेट के कंपैरिजन में छोटा होता है। यूनियन टेरिटरीज में जो लोग रहते हैं उनका कल्चर और ट्रेडिशन बाकी पड़ोसी स्टेट के कल्चर और ट्रेडिशन से अलग होता है, इसलिए उनको उन स्टेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। यूनियन टेरिटरीज में नॉर्मली सीएम की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। 3 यूनियन टेरिटरीज का एग्जाम्पल इसमें एक्सेप्शन है। सबसे पहले आ जाता है आपका दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर, और लास्ट में आ जाता है आपका पुडुचेरी। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को।
अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, इसका चौथा रीजन समझिए। चौथा रीजन यह है कि इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया में कोई भी डिसीजन यूनिलैटरली सरकार खुद से नहीं ले सकती है। सरकार खुद से यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकती है। इसका क्या मतलब है, आइए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। इसको अपन एक काम करते हैं, यही समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये जो है ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, इस बात का डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके लेंगी। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, यह कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, यानी कि इसका डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लेंगी। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, डन हो गई बात। अब मान लेते हैं कि हमारे देश की यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट से इसको निकाल के, हम चाहते हैं इसको कॉन्करेंट लिस्ट से निकाल के यूनियन लिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे। तो इसके लिए मोदी जी अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो मोदी जी को सर ये करना है, तो मोदी जी को क्या करना पड़ेगा, तो मोदी जी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर वो ये चीज करवाना चाहते ही हैं तो सबसे पहले मोदी जी को ये चीज कि मैं चाहता हूं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्करेंट लिस्ट से निकाल के यूनियन लिस्ट में डाला जाए, इसका वो एक प्रस्ताव बनाएंगे, एक इसका प्रपोजल बनाएंगे, और इस प्रपोजल को लेकर जाया जाएगा लोकसभा के 543 मेंबर्स के पास। लोकसभा के 543 मेंबर्स के पास मोदी जी जाएंगे और वो जाके कहेंगे कि मैं चाहता हूं मित्रों, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कॉन्करेंट लिस्ट से निकाल के यूनियन लिस्ट में डाला जाए। उस पर वोटिंग होगी। अगर वहां पे लोकसभा में 2/3 मेंबर्स ने यह कहा कि हां हम आपकी बात से सहमत हैं, तो फिर मोदी जी को यह प्रपोजल राज्यसभा के मेंबर्स के पास लेकर जाना पड़ेगा। और राज्यसभा में इस समय 245 मेंबर्स हैं। फिर मोदी जी वहां जाके बोलेंगे कि मैं चाहता हूं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कॉन्करेंट लिस्ट से निकाल के यूनियन लिस्ट में डाला जाए, वहां फिर इस पर वोटिंग होगी। और अगर 245 में से भी 2/3 मेंबर्स ने यह बात कह दी कि हां हम आपकी बात से सहमत हैं, उसके बाद उनको ले जाना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस समय स्टेट्स की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं। यानी कि लगभग अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, जिसको हम लोग हिंदी में विधानसभा कहते हैं, तो अगर 28 स्टेट्स हैं तो 28 विधानसभा इस देश के अंदर होंगी। मध्य प्रदेश की अपनी विधानसभा, उत्तर प्रदेश की अपनी विधानसभा, कर्नाटक की अपनी विधानसभा, तमिलनाडु की अपनी विधानसभा। मोदी जी को सारी विधानसभा में जाके यह बात बोलनी पड़ेगी कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कॉन्करेंट लिस्ट से निकाल के इस यूनियन लिस्ट में डाला जाए। और अगर देश की आधी विधानसभा, हाफ, यानी कि लगभग 14 विधानसभा ने यह बात कह दी कि हां ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, यानी लोकसभा के 2/3 मेंबर ने बोला, राज्यसभा के 2/3 मेंबर ने माना, और फिर देश की आधी से ज्यादा विधानसभा ने माना, तब जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्करेंट लिस्ट से निकाल के यूनियन लिस्ट में डाला जाएगा। तब जाके ये चीज होगी। कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। ये जो मैंने तुझे चीज सिखाई है ना, इसको सिखाने में एड़ी चोटी का दम लग जाता है बड़े बड़े टीचर्स को। और मैंने एक एग्जाम्पल से बड़े तरीके से तुझे सिखाया है, इससे सिंपल तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट था, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ फेडरल कंट्री। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर आपको इंडिया के चारों पॉइंट समझ में आ गए कि इंडिया में फेडरलिज्म फॉलो होता है, इसके क्या एग्जाम्पल हैं, तो 4 पॉइंट मैंने आप लोग को बताया, मैं रिवाइज करा देता हूं। पहला पॉइंट, फेडरलिज्म की डेफिनेशन कहती है कम से कम 2 लेवल होनी चाहिए। इंडिया के पास तो 3 है, लेकिन तीसरी लेवल हमेशा से नहीं थी। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद तीसरी लेवल लोकल गवर्नमेंट आई थी।
ये मैंने आपको सब डिटेल में बताया। दूसरी बात कि इंडिया में एक ही गवर्नमेंट लोगों के ऊपर काम करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। तो हमने सबके जुरिस्डिक्शन बांट रखे हैं। यूनियन गवर्नमेंट के लिए यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट, दोनों के लिए कॉन्करेंट लिस्ट, और जो बच गया वो रेसिडोरी लिस्ट में। फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया में सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट इक्वल नहीं है। 4 स्टेट ऐसे जिनकी गवर्नमेंट के पास बाकी स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा पावर है अंडर आर्टिकल नंबर 371। इसके साथ यूनियन टेरिटरीज के पास भी थोड़ी एक्स्ट्रा पावर होती है। लास्ट कि इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट यूनिलैटरली सब कुछ नहीं कर सकती है। अगर उनको कोई चीज चेंज करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनको लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेंबर से पास कराना पड़ता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आधे से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी पास कराना पड़ता है। ये 4 पॉइंट समझ में आए तो एक बार सारे बच्चे थम्स अप दीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं दोस्तों। ये 4 पॉइंट समझ में आ गए हो तो बताओ। एक बच्चा कह रहा है, अंशिका कह रही है म्युनिसिपैलिटी बताइए, चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, चिंता मत करो। डन। रिजल्ट देख पा रहा हूं मैं, 92% बच्चों को समझ में आ गया। वेरी गुड मेरे दोस्तों, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताओ, मैंने कल एक फोटो डाली, एकदम डैशिंग बॉय लग रहा हूं मैं उसमें, एकदम हैशटैग डैशिंग बॉय। कितने बच्चों ने वो फोटो देखी इंस्टाग्राम वाली, जरा ये बताना। कितने बालकों ने वो हैंडसम बॉय वाली फोटो मेरी देख ली है, बताओ जरा, इस पे भी वोटिंग ही हो जाए आज। कितने बच्चों ने कल वाला इंस्टाग्राम पोस्ट देखा है? जिसमें मैं भयंकर हैंडसम लग रहा हूं, वो वाला किसने देखा है? ज्यादातर बच्चों ने नहीं देखा। मैंने उस दिन नहा धो के कपड़े पहने थे, क्रीम लगाई थी मम्मी की चुरा के, इतना स्मार्ट लग रहा हूं ना मैं उसमें, इतना स्मार्ट लग रहा हूं ना कि किसी की कोई कहने की बात नहीं है। रिश्ते आने लगे मेरे लिए। तुम कहां लगे हो बेटे? एकदम ही हैंडपंप लग रहा हूं। बहुत बढ़िया, स्टूडियो वाले भैया ने भी देखी लग रहा है। बहुत बढ़िया, देखे जरा, 38% बालकों ने देखी, 62% बालकों ने नहीं देखी। तो सबसे पहली बात, नहीं देखी तो जाके देखिए। कहां देखेंगे जाके? जाके देखने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, सिद्धार्थ SIDDHARTH शर्मा SHARMA_PW, सिद्धार्थ शर्मा _PW। ये आपको इसलिए भी कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी मैं क्लास 10th की एसएसटी की एक 40-50 सेकंड के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो भी इस हफ्ते कोशिश करूंगा या नेक्स्ट हफ्ते वो कोशिश करूंगा मैं अपलोड कर दूं, आपके प्री बोर्ड से पहले अपलोड कर दूं। तो आपको यहां मिल जाएगी सिद्धार्थ शर्मा _PW। इसमें जाके आप लोग वो सारी देख सकते हैं, ठीक है? सिद्धार्थ शर्मा _PW। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। जैसा कि आपके सामने यहां पे 2 मैप लगे हुए हैं। अगर आप इस मैप को देखें और अगर आप इस मैप को देखें तो आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। 1951 के इस मैप के अंदर इस टाइम पे अगर हम बात करें तो इंडिया में 27 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। 1951 में 27 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अगर आप आज की बात करें तो आज की तारीख में देश के अंदर 28 स्टेट्स हो चुके हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं।
तो दोनों में डिफरेंस क्या है? 1951 से पहले तक देश में एक भी स्टेट ऐसा नहीं था, नो स्टेट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इस टाइम पे हमारे देश में एक भी ऐसा स्टेट नहीं था जो लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया था, एक भी ऐसा स्टेट नहीं था। आज हमारे देश में इतने सारे स्टेट बन गए, तो ये कैसे हुआ? ये लैंग्वेज के आधार पर इतने सारे स्टेट आपके कैसे बन गए? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात यहां पे बताई गई है कि 1956 में सबसे पहले ये डिसाइड किया गया, द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर रीड्रॉन टू क्रिएट न्यू स्टेट। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। यानी कि इसमें सबसे पहली बात क्या बताई गई, ध्यान से सुनिएगा। समय था 1 अक्टूबर 1953 का, और इंडिया का सबसे पहला एक ऐसा स्टेट था जिसने कहा कि हमें अलग कर दो, हम अलग, हमारे लोग अलग रहते हैं, उनको अलग कर दो, तो वो था आंध्र प्रदेश। दरअसल हुआ यह था कि आप यहां पर एक स्टेट देख पा रहे हैं, ये वाला और ये वाला। 1953 से पहले ये पूरा इसका पार्ट था, तमिलनाडु का पार्ट था। 1953 से पहले ये पूरा एक हुआ करता था, यानी कि तमिलनाडु के पास आंध्र प्रदेश भी था और तमिलनाडु के पास ही तेलंगाना भी था। तो जो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले लोग थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले लोग थे, इन्होंने ये कहा कि क्योंकि हम लोग तेलुगु बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तेलुगु बोलते हैं और तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज अलग अलग है, हमें अलग अलग कर दो। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु एक स्टेट हुआ करता था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती थी, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती थी। 1953 1 अक्टूबर में इन्होंने कहा कि हमें अलग कर दो, हम तेलुगु बोलते हैं, ये तमिल बोलते हैं, हमें अलग कर दो। इंडियन गवर्नमेंट ने शुरुआत में कहा नो 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 नो, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। फिर एक अंकल थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीराम मुल्लू। पोट्टी श्रीराम मुल्लू अंकल जो थे, ये अंकल फास्ट अनटू डेथ यानी अनशन पे बैठ गए कि अगर तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग नहीं किया तो मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। फिर क्या हुआ? शुरुआत में गवर्नमेंट ने इनकी बात नहीं सुनी, लेकिन फिर इन अंकल की डेथ हो गई भूख के कारण। ये शहीद हो गए, अंकल शहीद हो गए भूख के कारण। जिसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि अब जो ये पहले पीसफुल डिमांड हो रही थी, इनकी शहीद होने के बाद लोग वायलेंट हो गए थे। तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि अगर अब हमने डिमांड नहीं मानी तो देश में बवाल हो जाएगा और सिविल वॉर हो जाएगी। आखिरकार देश ने डिसाइड किया कि 1956 में सबसे पहला प्रदेश जो स्टेट के नाम पे अलग किया गया वो आंध्र प्रदेश अलग किया गया। जैसे ही पहला आंध्र प्रदेश अलग हुआ, धीमे धीमे करके सारे स्टेट अलग हो गए। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि है ना, फिर उसके बाद गुजरात के लोग गुजराती बोलते थे तो महाराष्ट्र से इनको अलग कर दिया गया। यहाँ के लोग मराठी बोलते हैं, यहाँ के लोग कन्नड़ा बोलते हैं, यहाँ के लोग मलयालम बोलते हैं, यहाँ के लोग तमिल बोलते हैं, यहाँ के लोग तेलुगु बोलते हैं, यहाँ के लोग भी तेलुगु बोलते हैं, यहाँ के लोग उड़िया बोलते हैं, यहाँ के लोग बंगाली बोलते हैं। तो पहला इंडियन स्टेट जो लैंग्वेज के कारण अलग हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अलग हुआ था, मद्रास से अलग हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे उसको। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लैंग्वेज पॉलिसी पे। अगर आप हमारे देश की बात करें तो मैं आपको एक बात क्लियर कैटेगोरिकली बता देना चाहता हूं कि हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारा नेशनल ट्री है, नेशनल एनिमल है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, लेकिन हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यह बात वंस फॉर ऑल अपने दिमाग में बिठा लो। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हां, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है। अगर भारत देश की बात करें तो भारत के पास 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और दूसरी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अब तुम बोलोगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है जिसमें सारे भारत सरकार के ऑफिस के काम होते हैं। फॉर इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई नोटिस जारी करती है तो वो हिंदी में और इंग्लिश में करती है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई वर्डिक्ट जारी करता है तो वो हिंदी और इंग्लिश में करता है। भारत के जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। सर हिंदी तो समझ में आता है, हिंदी भारत के लोग बोलते हैं 46% के आसपास, लेकिन इंग्लिश क्यों? साइमन गो बैक, इंग्लिश को हटा दो।
दरअसल हुआ यह कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो ब्रिटिशर्स ने हिंदी के साथ इंग्लिश डाला, देश आजाद हो गया, लेकिन हमने इंग्लिश नहीं हटाई। क्यों नहीं हटाई? क्योंकि जो साउथ के लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमें तो हिंदी आती नहीं है, तो अगर आप इंग्लिश हटा दोगे तो हम क्या करेंगे, हमें तो हिंदी आती नहीं है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो फिर यह डिसाइड किया गया कि 1965 तक इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाएगा, और 1965 के बाद यह सोचा गया था कि हो सकता है उसके बाद साउथ के लोग भी हिंदी बोलने लगेंगे थोड़ी थोड़ी, तो हिंदी को ही पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन 1965 आने के बाद भी यह देखा गया कि अभी भी देश में यहां के लोग अपनी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश बोल रहे थे। तो भारत सरकार ने डिसाइड किया कि इसको अब हम लोग कंटिन्यू ही रखेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, ताकि देश में लड़ाई झगड़ा ना हो। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज। अब बात करते हैं हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज की। सर क्या हो गया? अभी तो आपने दो बताई थी, मैंने अभी आपको बताया कि देश में एक भी नेशनल लैंग्वेज, देश में एक भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मैंने बोला नहीं है। अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो देश में दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैंने बताया कौन कौन सी दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शेड्यूल्ड लैंग्वेज के बारे में। अगर आप शेड्यूल्ड लैंग्वेज की बात करें तो देश में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। सर ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं? आप भारत देश के अंदर, फिर से सुनिए, आप भारत देश के अंदर इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में जो जो लैंग्वेजेस है उसके ऊपर आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो इंडियन गवर्नमेंट की। यानी अगर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है इनमें से किसी पे भी तुम अपनी एग्जाम दे सकते हो। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। नेशनल लैंग्वेज तो है ही नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? दो है, हिंदी और इंग्लिश, और ये वो दो लैंग्वेज है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिस के सारे काम किए जाते हैं। ठीक है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज वो होती है जिसमें तुम कोई भी इंडियन गवर्नमेंट की एग्जाम दे सकते हो। 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज होती हैं, उनमें से 17 लैंग्वेज जो हैं वो आपको करेंसी के ऊपर देखने को मिलेंगी। फ्रंट पे चले जाओ तो आपको दो नाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर, अगर आप फ्रंट में आ जाते हो, ये आपके सामने फ्रंट पेज है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन करेंसी का, तो यहां पे आपको हिंदी, ये देखो ये रहा हिंदी और ये रहा इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप बैक में चले जाओ तो बैक में आपको यहां पे 15 लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। तो फ्रंट में हिंदी इंग्लिश और बैक में 15 लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ठीक है। तो यहां पर ये वो सारी लैंग्वेजेस है जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है इंडिया की। सर इंडिया की सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का नाम बता दो, और क्या हमें याद रखना है? जी याद तो नहीं रखना है, लेकिन नाम जरूर सुन लो। आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये देश की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। जब मैं ये बोल रहा था तो मेरे दिमाग में पता है कौन सी रील चल रही थी? पट पट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर। तुम लोगों ने वाली रील देखी है? वो वाली रील मेरे दिमाग में आ गई। समझ गए आप मेरी बात को? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें आप इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम दे सकते हो। 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली और सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। यहां तक समझ में आ गया? ये सारे नाम आपको याद नहीं रखने हैं, बस आपको एक चीज याद रखनी है, और वो एक चीज याद रखनी है कि देश में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है, सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है आपकी हिंदी। सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है हिंदी। देश की 44% आबादी हिंदी बोलती है। सेकंड नंबर में देश में जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो है बंगाली, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देश में जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो है मराठी। मराठी कहां लिखा? मराठी कहां लिखा? ये देखो 6.86%। और फोर्थ नंबर पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है तमिल। तमिल है कि तेलुगु है, दोनों बराबर ही है, आप देख सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये चार का आपको नाम याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। एक और कैटेगरी होती है विच इज क्लासिकल लैंग्वेज।
अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, लेकिन अब इतना डिटेल में पढ़ा ही रहा हूं तो ये भी बता देता हूं। 6 क्लासिकल लैंग्वेज हमने भारत सरकार ने डिसाइड करी है। क्लासिकल लैंग्वेज वो होती हैं जो बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ये वो लैंग्वेज है, एक तो ये बहुत पुरानी होती है, बहुत ही ज्यादा पुरानी लैंग्वेजेस हैं, ये प्राचीन काल से चली आ रही हैं, प्राचीन लैंग्वेजेस हैं, ये एकदम बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं ये लैंग्वेजेस। और दूसरी बात, ये जो लैंग्वेजेस है ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, ये मदर लैंग्वेज है। मतलब मदर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इन्हीं लैंग्वेजेस से बाकी लैंग्वेजेस डिराइव हुई है। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत में भाई को कहते हैं भात्र, भात्र का ही ब्रदर बना है। संस्कृत में मां को कहते हैं मात्र, और मात्र से ही मदर बना है। तो आप देख सकते हो बहुत सारी लैंग्वेजेस के वर्ड संस्कृत, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, इनसे उड़िया, इनसे निकाले जाते हैं। तो ये जो 6 लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ये देश की क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। इनको कुछ और भी बेनिफिट दिए हुए। अब जो मैंने आपको ये सारी बताई, चारों कौन कौन सी बताई, नेशनल लैंग्वेज देश में एक भी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज देश में 2 हैं, हिंदी और इंग्लिश, इसमें आप सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं, पेपर वर्क। शेड्यूल्ड लैंग्वेज देश में 22 हैं, इनमें आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो। और क्लासिकल लैंग्वेज देश में 6 हैं, ये मदर लैंग्वेजेस हैं, और इनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्चा करती है। आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे। और वो है कोalition गवर्नमेंट। सर व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट, आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भारत के अंदर थोड़ा सा बेटा, बस 5-4 मिनट की क्लास बची, उसके बाद अपन क्लास खत्म कर रहे हैं। बस 5-4 मिनट की क्लास बची, फिर मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। मेरा पानी भी खत्म हो गया है, एसी भी नहीं चल रहा है, तो मुझे आप 5-4 मिनट दीजिए, मैं आपका ये सिलेबस खत्म करा के मैं छुट्टी ही करने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनो, हमारे देश के अंदर एक, ध्यान से बात सुनना है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे देश के अंदर एक होती है लोकसभा, और लोकसभा के अंदर टोटल 543 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर। भारत सरकार में अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हो तो 543 में से कम 272 या इससे ज्यादा आपके मेंबर्स अगर लोकसभा में जीत के जाएंगे तो ही आप विनर कहलाओगे। तो टोटल लोकसभा में सीट कितनी है, 543। अगर आप चाहते हो कि आपका प्राइम मिनिस्टर बने तो 543 में से कम 272 या उससे ज्यादा मेंबर्स आपके लोकसभा में होंगे तो ही आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब मान लेते हैं कि देश में इलेक्शन हुआ और केस 1 में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के पास 300 सीट आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 200 सीट आई। अब 300 और 200 कितनी हो गई, 500। टोटल सीट कितनी है, 543। तो आम आदमी पार्टी के पास सीट आई 43। बताइए किसकी सरकार बनेगी। सर इलेक्शन आया, रिजल्ट क्लियर है, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी के पास 272 से ज्यादा सीट होगी वो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी। बीजेपी जीत गई है तो बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का कैंडिडेट देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो आने वाले 5 साल के लिए देश को चलाएगा। सही है सर। लेकिन मान लेते हैं कि केस 2 हो गया, केस 2 आ गया। इस केस 2 में इलेक्शन का रिजल्ट आया और बीजेपी को मिली 200 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी मिली 200 सीटें। 200 और 200 कितना हो गया, 400। और आम आदमी पार्टी को मिली 143 सीट्स। बताइए कौन जीता ये इलेक्शन। सर कोई नहीं जीता, क्योंकि जीत के लिए चाहिए थी 272 से ज्यादा। 272 से ज्यादा तो किसी को नहीं मिली। ऐसे में इलेक्शन के बाद बीजेपी वाले जाएंगे कांग्रेस के पास और इनसे बोलेंगे कि भाई तुम्हारे भी 272 नहीं है, हमारे भी 272 नहीं है, दोनों मिल जाते हैं, 200 200 400 हो जाएंगे, 272 से ज्यादा हो जाएगा, मिलकर सरकार बना लेंगे। इस सरकार को इंग्लिश में कोalition गवर्नमेंट और हिंदी में गठबंधन की सरकार कहते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा प्रेसिडेंट, हमारा होम मिनिस्टर तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे करके बंटवारा कर लेंगे। कांग्रेस ने कहा नो 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 नो, हमें तुम्हारे साथ नहीं आना।
तो हो सकता है बीजेपी चली जाए आम आदमी पार्टी के पास कि भाई ना मेरे 272 ना तेरे 272, दोनों मिल जाते हैं 200 और 143 343 हो जाएंगे, इससे ज्यादा हो जाएंगे, मिलकर सरकार बना लेंगे। इंग्लिश में कोalition, हिंदी में गठबंधन की सरकार, हमारा प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा प्रेसिडेंट, हमारा होम मिनिस्टर तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर, इस तरीके से काम कर लेंगे। तो जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो इसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। यहां पे बहुत एक आइकॉनिक फोटो बनाई गई है 1996 के इलेक्शन को दर्शाते हुए। 1996 का इलेक्शन आया और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो बीजेपी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ टाई अप किया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ टाई अप करके एक कोalition गवर्नमेंट बनाई। लेकिन क्या आपको पता है ये कोalition गवर्नमेंट मात्र 16 दिन के अंदर गिर गई। एक सरकार 5 साल के लिए होती है, यह सरकार 16 दिन रही बस, क्योंकि जिनके दम पे चढ़ के, जिनके ऊपर चढ़ के इनने सरकार बनाई थी वो खिसक लिए, इनकी सरकार गिर गई। तो जैसे ही आपका नंबर इससे कम होगा आपकी सरकार गिर जाती है। तो ये कोalition गवर्नमेंट का एक एग्जांपल है। अब आपको एग्जाम में एक चीज आती है डिसेंट्रलाइजेशन। बताओ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप पावर्स लेकर नीचे वालों को पावर्स देते हो, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। घर में सारी पावर पापा के पास थी, क्या आएगा क्या जाएगा, कहां छुट्टी, कहां टीवी, कौन सी गाड़ी, सब पापा डिसाइड करते थे। तो ये सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि सारी पावर सेंटर के पास, एक के पास है। लेकिन अगर पापा डिसाइड करें कि मैं थोड़ी सी पावर लूज करके मम्मी को दूंगा और थोड़ी सी पावर मम्मी डिसाइड करे कि मैं लूज करके अपने बच्चों को दूंगी, तो जब पावर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और फेडरलिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे और स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर दे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गांव के लोगों के लिए पंचायत और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने शहर के लोगों के लिए म्युनिसिपैलिटी बनाई थी। लेकिन क्या आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? क्योंकि यह भी आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक एमसीक्यू का मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि देश की पहली पंचायत राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में करी गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में डिसाइड किया गया कि अब हम पंचायत बनाएंगे, लेकिन यहां के लोगों ने खुद ने पावर डिसेंट्रलाइज करके खुद ने यहां पे पंचायत बना ली थी। सोचो कितने साल पहले बना ली थी। तो ये एमसीक्यू में आ जाता है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में देश की पहली पंचायत बनी थी। अब सबसे पहले मैं आपको म्युनिसिपल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिफरेंस बता दूं। ये रहा, हाँ ये देखिए, आप इन दोनों में बताइए ज्यादा बड़ा वर्ड कौन सा है? सर इन दोनों में ज्यादा बड़ा वर्ड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जो बड़े शहर होते हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, टीयर 1 सिटीज होती हैं, जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा होती है, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। और जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम होती है वहां पे म्युनिसिपैलिटी होती है। दोस्तों यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल सी बात समझिए, इन दोनों में ज्यादा बड़ा वर्ड कौन सा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में होता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु। और जो छोटे शहर होते हैं जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम होती है वहां पे होता है म्युनिसिपैलिटी। डन। अब मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आप लोगों को यह बता रहा था, यहां तक हम लोग आ गए थे, यहां तक हम लोग आ गए थे, ठीक है। यह चीज आप लोगों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 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 5 मिनट का बचा बे, बढ़िया है, क्लास खत्म करो, 5 मिनट बस। पंचायती राज सिस्टम और हमें समझना है, उसके बाद हम लोग ये खत्म कर देंगे। पंचायती राज सिस्टम, हर गांव की अपनी एक ग्राम पंचायत होती है, हर गांव की अपनी एक ग्राम पंचायत होती है, हर गांव की अपनी ग्राम पंचायत होती है। अब इस ग्राम पंचायत के अंदर सबसे पहली बात, उस ग्राम पंचायत के अंदर 5 से 30 के बीच में कितने भी मेंबर हो सकते हैं। नॉर्मली हमने ये मान रखा है कि पंचायत के अंदर 5 लोग होते हैं, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूं कि पंचायत के अंदर 5 से 30 हो सकते हैं। छोटा गांव है तो 5 लोग होंगे, बड़ा गांव है तो 30 लोग होंगे। क्लियर हो गया? अब यहां पे सुनिए, पंचायत का
ग्राम पंचायत का जो लीडर होता है उसे हम सरपंच कहते हैं, और सरपंच के अलावा जो बाकी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम पंच कहते हैं, उन्हें हम पंच कहते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो लीडर होता है, 5 लोग हो या 30 लोग हो, लीडर एक होगा जिसका नाम होगा सरपंच, और जो बाकी के मेंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं पंच। अब इनका ये कैसे डिसाइड होगा कौन बनेगा पंच और कौन बनेगा सरपंच? तो गांव के जितने भी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग होते हैं वो सब मिलके कमरे में आ जाते हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, 18 साल से सारे उम्र के जो लोग होते हैं वो एक कमरे में आ जाते हैं। उस कमरे को आप कह सकते हो कि यह है ग्राम सभा। यानी कि गांव के 18 साल से ज्यादा उम्र की जितनी भी पॉपुलेशन है उस ग्रुप का नाम है ग्राम सभा। और ग्राम सभा हर 5 साल में एक बार मिलके अपनी ग्राम पंचायत का इलेक्शन करते हैं। तो गांव के सारे लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के जो हैं उनका नाम है ग्राम सभा। वो 5 साल में एक बार इकट्ठा होते हैं और अपनी ग्राम पंचायत का इलेक्शन करते हैं। उसमें कौन पंच बनेगा और कौन सरपंच बनेगा वो सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। फिर ये जो ग्राम पंचायत होती है इसका काम होता है, ये ग्राम पंचायत कम से कम इनको साल में ट्वाइस अ ईयर मिलना होता है, और गांव का बजट, कौन सा पैसा कहां खर्चा होगा, कौन से पैसे की टंकी बनेगी, कौन से पैसे की रोड बनेगी, कौन से पैसे का तालाब खुदेगा, ये सब वो डिसाइड करते हैं। तो हर गांव की अपनी ग्राम पंचायत होती है। ये गांव इसकी ग्राम पंचायत है, ये गांव इसकी ग्राम पंचायत है, ये गांव इसकी ग्राम पंचायत। तो आस पड़ोस के सारे गांव सबकी ग्राम पंचायत को जब आप मिला देते हो और जब आप एक ग्रुप बना देते हो तो उसे कहते हैं पंचायत समिति। क्लियर हो गया? तो जैसा कि मैंने बताया हर गांव की अपनी पंचायत होती है और खूब सारे पंचायत की जो ग्रुप बन जाती है उसे पंचायत समिति कहते हैं। देखिए आप ये देख सकते हैं ये ग्राम पंचायत है, लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा ग्राम पंचायत मिल जाती है तो बनती है पंचायत समिति। इसकी अपनी ग्राम पंचायत थी, इसकी अपनी ग्राम पंचायत थी, इसकी अपनी ग्राम पंचायत थी, लेकिन सारी ग्राम पंचायत को मिला के एक पंचायत समिति बनाई जाती है। ठीक है? पंचायत समिति का एक नाम और है ब्लॉक समिति भी इसको कहते हैं। तो सर अगर ग्राम पंचायत के ग्रुप को पंचायत समिति कहते हो तो पंचायत समिति के ग्रुप को क्या कहोगे? उसे हम कहते हैं जिला परिषद। ये देखिए ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ग्रुप को क्या गया? पंचायत समिति। ये एक पंचायत, ये एक पंचायत, ग्राम पंचायत के ग्रुप को क्या किया गया? पंचायत समिति। और पंचायत समिति के ग्रुप को क्या कहा गया? जिला परिषद। खत्म बात। समझ में आया? फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दीबाजी में काम नहीं बिगाड़ूंगा मैं। हर गांव की अपनी ग्राम पंचायत होती है। ये एक गांव की ग्राम पंचायत, ये दूसरे गांव की ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो ग्रुप होता है उसे पंचायत समिति कहते हैं। हर गांव की अपनी पंचायत होती है, ये अपने गांव की पंचायत, ये इनके गांव की पंचायत। पंचायत का जो ग्रुप होता है उसे पंचायत समिति कहते हैं, और जो पंचायत समिति के ग्रुप होते हैं उसे जिला परिषद कहते हैं, और जिला परिषद के जो लीडर होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया भाई साहब? ये पीपीटी की मदद से मैं आपको इतना आसानी से सिखा पा रहा हूं और आशा करता हूं कि तुमको ये बात समझ में आ भी रही होगी। ठीक है? तो ये मैंने तुम लोग को सब सिखा दिया, ये बता दिया। अब इस पे आ जाते हैं, आखिरी टॉपिक। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं। एक चीज मैंने पीपीटी में नहीं लिखी, मैं यहां लिख देता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो या यूनियन गवर्नमेंट बोलो, इनका इलेक्शन करवाना हो या स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाना हो, इन दोनों के इलेक्शन करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपको लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराना है तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है? तो इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है और इनका इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। आखिरी टॉपिक कि डिसेंट्रलाइजेशन का नुकसान भी है क्या कुछ? वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन क्या नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
तो पहली बात तो यहां पे ये बताई गई है कि कई बार लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। आपने गांव में पंचायत बना दी, लेकिन पंचायत के मेंबर्स को नॉलेज ही नहीं है। आपने उनको पावर दे दी, लेकिन ना नॉलेज होने के कारण वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। फंड्स और पावर्स का मिसयूज। गांव में कई बार पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, जो उनको पैसा दिया जाता है गांव के विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें वो करप्शन करके खुद की जेब भर लेते हैं। अनइवन डेवलपमेंट। किसी इलाके की अगर ग्राम पंचायत अच्छी होगी तो उस गांव में अच्छा डेवलपमेंट होगा। स्टेट इलेक्शन अच्छी होगी, स्टेट गवर्नमेंट अच्छी होगी तो स्टेट का अच्छा डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर कहीं करप्ट आ गए तो ना वो गांव का डेवलपमेंट होगा, ना वो स्टेट का डेवलपमेंट होगा। पुअर कोऑर्डिनेशन। कई बार ग्राम पंचायत को कोऑर्डिनेट करना होता है स्टेट गवर्नमेंट से, या स्टेट गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन हायरार्की में इतने सारे लोग होने के कारण कोऑर्डिनेशन में कुछ गड़बड़ होती है और सब कुछ मामला बिगड़ जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज। जो लोकल गवर्नमेंट होती है, चाहे वो पंचायत हो या म्यूनिसिपैलिटी हो या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। जो पैसा दिया है थोड़ा मोटा, ये वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, नोटरी, ऐसे पार्किंग टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे छोटे मोटे टैक्स इनको मिलते हैं, तो वो पैसा इतना नहीं होता है कि अपना काम ये खुद से कर पाए। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा समाप्त होता है। आइए फटाफट फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं। बस बस बेटा मयंक खत्म कर रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आखिरी 3 सेकेंड, 3, 2, 1, खत्म कर दूं पोल, बताओ जरा, खत्म कर दिया जाए पोल। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 ट्रिक बताई थी, एक बताई थी यूएसए और एक बताई थी एसबीआई। यूएसए जो एग्जांपल था वो एग्जांपल था आपका कमिंग टुगेदर का, और ये जो एग्जांपल था ये था होल्डिंग टुगेदर का, ठीक है ना। उसने होल्डिंग टुगेदर पूछा है। ऐसे आपका आया था स्पेन, बेल्जियम और इंडिया, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा आपका, इसका सही जवाब अगर हम बात करें तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चों ने बी बोला है उनका जवाब बिल्कुल सही है। 76% बच्चों ने सही जवाब दिया है। ये आपके सामने लीडर बोर्ड है दोस्तों, जो कि अभी आया नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं कि बताइए यूनियन लिस्ट में क्या चीज इंक्लूडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, बताइए। इजी क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूं, आधे तक का टाइम दे रहा हूं, आधे तक का। निशांत गुप्ता, चलिए समय समाप्त होता है दोस्तों आपका। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका सही जवाब है कम्युनिकेशन। इधर आ जाए, कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था अगर आपको इंटरनेट बंद करवाना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए इसका ए इज द करेक्ट आंसर है। 74% बच्चों ने सही जवाब दिया है। लीडर बोर्ड आप सभी के सामने है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल। अगर मान लो सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए तो सेंटर और स्टेट के बीच की लड़ाई कौन सुलटाएगा। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। इसको भी करने के लिए आधा टाइम मिलेगा, आधा। पिछले साल का क्वेश्चन है ये। वेरी गुड त्रिशा, 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 त्रिशा। आखिरी 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहां पे पोल स्टॉप करता हूं। इसका सही जवाब है बी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 92% बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन सही दिया है। बहुत बहुत बधाई हो आप ये टॉप 10 बच्चों को। इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। 2012, 13, 19 का क्वेश्चन है। ये बताया जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट ने कुछ इंपैक्ट डाला है। आप बताइए, कुछ कुछ इनको डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ रही है। पहले आपको बताना है क्या इंपैक्ट डाला है और दूसरा आपको बताना है क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। दोनों की दोनों आपको इस पीपीटी में मिल जाएंगे। 2011, 12, 15 का क्वेश्चन है कि बताइए किस तरीके से स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिवाइड होती है। हम अगेन इसको डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग लिस्ट के नाम पे। अगला 2010, 11, 12, 15 का क्वेश्चन है 5 फीचर्स बताइए कैसे आप कह सकते हो कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अपन ने सारे फीचर्स किए। इसी के साथ दोस्तों आज का चैप्टर होता है हमारा समाप्त। मैंने आज आपको एक चैप्टर और खत्म करा दिया। बातों बातों में हम लोगों ने 4, 5, 6 चैप्टर्स हो गए मेरे ख्याल से हमारे। ठीक है, थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई, थोड़ी सी ज्यादा कंटेंट लोडेड हो गई। आप लोग हो सकता है थक गए होंगे, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है दोस्तों। मुझे एक चैप्टर को खत्म करने के लिए एक क्लास मिली है, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं। मैं ये आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं कि अगर मैंने अपनी तरफ से कोई चैप्टर क्लोज कर दिया तो उसके बाहर से 1 नंबर का क्वेश्चन ना तुम्हारी प्री बोर्ड में आएगा ना तुम्हारे बोर्ड में आएगा, भले उसके लिए मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। तो आज क्लास थोड़ी लंबी खींच गई, उसके लिए माफी है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। ठीक है, तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।